पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 2 तक का अध्ययन किया है। अभी हम लोग इसके प्रश्न नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला चीज़ इसमें क्या है? अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद ज्ञात करना है CF और LCM। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं। इसका पहला हमारा क्या क्या निकालना है? एक नंबर में सॉल्व करेंगे 12। इसका क्या निकालना है हमको? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। कैसे कटेगा ये? 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, यानी क्या हो गया ये? 2 × 2 × 3। फिर दूसरा हमारा क्या करना है इसमें? इसको अगर हम पावर एक साथ कर दें तो क्या लिख सकते हैं? 2² × 3। अगला क्या है हमारा यहाँ? 15। 15 को क्या करेंगे? अगर तोड़ते हैं 15 को, 3 से टूटेगा 5 बार में, यानी क्या हुआ? 3 × 5। अगला हमारा है 21, 3 × 7। अब ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हमको निकालना है HCF, यानी या तो हम केवल HCF लिखते हैं या HCF लिख के इन संख्याओं को भी अंदर डाल देते हैं। 15, 12, 15, 21। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 12, 15 और HCF निकाल रहे हैं। अब HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या है? यहाँ 3, 3, 3 देख रहे हैं, सब में यही कॉमन है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 3। LCM क्या होता है हमारा? हम सीधे LCM भी लिख सकते हैं या फिर इन संख्याओं को भी डाल देते हैं ब्रैकेट में। 12, 15, 21। LCM क्या होता है? अधिकतम घात का गुणनफल सभी नंबर्स का, कुछ भी छूटेगा नहीं यहाँ। जैसे 2 है, 2 का पावर क्या है? 2 है। फिर क्या है यहाँ? 3 है, 5 × 7। 2 का पावर था, फिर 3 था, फिर ये 5 था, फिर ये 7 था, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60 और 7 × 6 42, यानी हो गया 420। तो हम क्या देखें यहाँ? HCF निकला हमारा 3 और LCM हमारा निकल गया 420। इसी तरह आते हैं दूसरे प्रश्न पर। 17, 17 क्या हो जाएगा? 1 × 17। 23 निकालना है, 1 × 23। 29 निकालना है, 1 × यानी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वो संख्या खुद। अब अगर हम इसका HCF निकालते हैं, HCF किसका किसका? 17, 23, 29। क्या होगा? सब में कॉमन है 1, तो 1 होगा। LCM क्या हो जाएगा? 17, 23, 29 का LCM सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17 × 23 × 29। ये सबको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे यहाँ, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आएगा हमारा 11,339, यानी 11339। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। पहले हम लोग जानते हैं HCF क्या होता है? जो कॉमन हो सब में। LCM क्या होता है? जितने फैक्टर हैं सबका गुणनफल। अब हम आते हैं इसी के प्रश्न नंबर 3 पर। हमारा तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम इस तीनों का निकालते हैं प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंडन। 8 का हो गया 2 × 2 × 2,
ये क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यह है हमारा 25 यानी 5 गुने 5, इसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है HCF, यानी HCF किसका किसका, 8 का, 9 का और 25 का। क्या हो गया, देखिए यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1, कोई कॉमन नहीं तो 1 हर जगह फैक्टर में छुपा रहता है, तो इसका HCF हो गया 1। LCM क्या हो गया, LCM ऑफ 8, 9, 25 सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 8 गुने 9 गुने 25, 9 8 72, 72 को 25 से गुना करेंगे आ जाएगा हमारा 1800। तो ये हमारा हो गया 1800, यानी HCF निकला 1, LCM निकला 1800। आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 पर। हमारा प्रश्न संख्या 4, HCF 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9 है, तो हमको इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। क्या करते हैं, उत्तर हम जानते हैं कि यह हमारा सूत्र है जो पहले से पढ़े हुए हैं। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, यानी दो पूर्णांक दिए हुए हैं, तो हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है HCF AB इंटू LCM AB, ये बराबर होता है A इंटू B, यानी HCF गुने LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF कितने का HCF है, 306 और 657 का, 306 और 657 गुने LCM भी इसी का निकालना है, 306 और ये हो गया 657, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा A गुने B, A के जगह पर क्या है 306 गुने 657। अब हम क्या डाल सकते हैं यहाँ, HCF 306, HCF का क्या वैल्यू दिया हुआ है 9, तो इसके जगह पर हम पुट करते हैं यहाँ वैल्यू 9, ये हो गया 9 इंटू LCM 306 और 657, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा 306 गुने 657, 9 को उस पार कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया LCM 306 657, ये बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा 9, 9 इधर है, इधर आके भाग हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड अगर करते हैं तो इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा यहाँ हमारा 34 बार में, और 34 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आता है 2238, यानी 22,338, यही हमारा इसका आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले हम क्वेश्चन पर ज़रा ध्यान देंगे। ये प्राकृत संख्या है n, यानी n का वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, यानी 6 का पावर 1 हो सकता है नेचुरल नंबर, 6 का पावर 2 हो सकता है, 3 का पावर 3 हो सकता है। क्या देखते हैं,
6 गुने 6 बने 36, 6 गुने 6 गुने 6 216। तो हम देखते हैं कि लास्ट अंक हमेशा हमारा कोई भी दे तो 6 ही आ रहा है, और ये पूछ रहा है कि क्या n का कोई ऐसा वैल्यू होगा 2 4 10 20 कुछ भी कि लास्ट डिजिट हमारा 0 पर समाप्त हो जाए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अब सवाल उठता है कि 0 पर जो समाप्त होता है उस पर ज़रा हम विचार करते हैं। जैसे 0 पर हमारा क्या समाप्त होता है 10, क्या फैक्टर होता है 2 गुने 5। अगला 0 20 पर आएगा 2 गुने 2 गुने 5 30, 2 गुने 3 गुने 5। अगला हम कुछ भी ले लें तो हम क्या देख रहे हैं, जहां भी ये 0 होगा लास्ट डिजिट उसमें 2 फैक्टर निश्चित रूप से रहते हैं, वो है 2 और 5। जब तक किसी भी नंबर में ये 2 फैक्टर नहीं मिलेंगे 2 और 5, तब तक उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। और हमारा ये जो कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये कहता है कि ये जो हमारे गुणनखंडन है अद्वितीय होते हैं, ये बदल नहीं सकते हैं। अब ये जो फैक्टर है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो 0 हमको तभी मिलेगा जब इसका 2 फैक्टर मिले 2 और 5, और अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं मिल सकता है। अब इसी बात को हम विचार करते हैं इस नंबर पर 6n पर। यानी यहां हमको क्या करना है, क्या होगा हमारा, हमारी ये जो है दी गई संख्या क्या है 6n, 6 का पावर n है, जहां n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। तो अब हम इस 6n का फैक्टर अगर निकालें इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 का पावर n, यानी 6 का फैक्टर क्या है 2 और 3 है। हमको फैक्टर में क्या क्या चाहिए था, अभी हम लोगों ने देखा 2 और 5 हमको चाहिए, और मिला हमको केवल यहां 2 और 3। क्या लिखते हैं आगे, हम जानते हैं कि a का पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां एक प्राकृत संख्या है, इसके इकाई स्थान पर शून्य यानी 0 तभी होगा जब इसके अभाज्य गुणनखंड में खंड में 2 और 5 शामिल होंगे। यानी किसी भी चीज का लास्ट डिजिट 0 लाने के लिए हमको 2 और 5 का होना जरूरी है, किंतु 6n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 शामिल हैं। इसके गुणनखंड में केवल हो गए हमारे 2 और 3 शामिल है। तो क्या होगा इसका सीधा मतलब है कि नहीं होगा। आगे क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट हमारा कंक्लूजन क्या आता है, अतः ऐसी
कोई संख्या n नहीं है, कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n का अंतिम अंक 0 हो। यानी रिजल्ट मिला कि हमारा ऐसा कोई नहीं मिलेगा नंबर जो ये 0 पर समाप्त हो, यानी 6n का पावर कभी भी लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। और अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ये हमारा व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमको ये साबित करना है कि ये हमारे संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हम क्या पढ़े हैं कि भाज्य को हम अभाज्य के गुणनखंडल के रूप में दिखला सकते हैं। तो इन संख्याओं को हमको अभाज्य के गुणनखंडन के रूप में दिखा देना है। उस रूप में हम दिखा सकें, इसका मतलब कि ये भाज्य संख्याएं हैं। अब हम पहले वाले पर विचार करते हैं, यानी 7 × 11 × 13 + 13, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। इसको हम हल जब करेंगे तो 13 क्या है, ये दोनों में है यानी कॉमन हो जाएगा। 13 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचा यहाँ, 7 गुने 11 गुने 1, 13 कॉमन निकल गया, 1 बचा, प्लस 13 निकल गया, 1 बचा। क्या हो जाएगा यहाँ, 13 गुने 11 × 7 = 77, 1 जोड़ देना है 78। ये बराबर क्या हो गया हमारा, 13 गुने 78। 78 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं क्या होगा, ये 2 से 9, 3 से 13, यानी क्या मिलेगा हमको, 2 × 3 × 13, 2 गुने 3 गुने 13। और जब हम इसी को अगर सजा देते हैं ठीक से फिर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सजा दे सिस्टमेटिक, तो 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13, ये क्या है हमारा, तो हमको मिल गया अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये हो गया हमारा, क्या लिख सकते हैं इसको, अभाज्य संख्याओं का, ये हो गया हमारा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और जिसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं उसी को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो ये क्या हो गई हमारी, फिर ये इक्वल टू हमारा हो गया भाज्य संख्या। यही हमको प्रूफ करना था कि क्यों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या इसलिए है कि इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखला सकते हैं, और यही भाज्य का डिफिनीशन भी होता है। आते हैं फिर इसके दूसरे प्रश्न पर। ये हमारा है इसका अगला प्रश्न, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। प्रश्न हुआ हमारा, इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, 5 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, तो क्या बचेगा यहाँ, 7 गुने 6 गुने 1, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, 5 कॉमन हो गया। अब क्या आ जाता है हमारा, ये 5 गुने, सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर हमारा क्या आता है यहाँ, 1008 प्लस 1, 7 6 4 3 2 1 सबको अगर हम गुना करेंगे तो हमको मिलता है 1008, जोड़ ये 1 लगा हुआ है, ये बराबर क्या हो गया, 5 गुने 1009। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया अभाज्य
संख्याओं का गुणनफल, और जिसको भी हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दिखला सकें उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इसीलिए ये भी हमारी भाज्य संख्या है। तो यही हमको दिखलाना था, इस दोनों को दिखलाना था कि भाज्य संख्याएं हैं। और हमारा अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य को हम अभाज्य के गुणनफल के रूप में दिखला सकते हैं। तो हमने उस रूप में दिखाया, संख्या हमारी भाज्य निकली, यही हमको साबित करना था। आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। हमारे प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ये, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये हमारा क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। यानी दो लोग चक्कर लगा रहे हैं मैदान का, एक 18 मिनट में, एक 12 मिनट में, एक ही साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो कितने समय के बाद दोनों एक साथ होंगे, यही हमको बताना है। तो आते हैं इसके उत्तर पर। अभी हम प्रश्न हमारा ये कहता है कि एक मैदान है, एक ये वृत्ताकार मैदान है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है? ये हमारा हो गया इसका उत्तर। सोनिया का समय लगा हमको, इसको लग गया 18 मिनट पूरा एक चक्कर मारने में, और रवि को कितना लगा? इसको लग गया 12 मिनट। अब हमको अगर दोनों कहीं एक जगह से स्टार्ट कर रहा हो, ये से एक ही दिशा में बढ़ रहा है दोनों, तो फिर ए पर दोनों कितना देर बाद पहुंचेगा, यही बताना है। और ऐसे प्रश्न में हम जानते हैं कि हमको इनका एलसीएम निकालना होता है। यहाँ हम दोनों का क्या निकालेंगे? यहाँ हम पता करेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम 18 और 12 निकालना है। ये हमारा क्या होगा? जो हमारा एलसीएम होगा इनका, वही हमारा उत्तर होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? प्राइम फैक्टर के हिसाब से ये क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 का स्क्वायर। 12 का क्या हो गया हमारा? 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जब हम 18 और 12 का निकालेंगे तो क्या होता है एलसीएम में? मैक्सिमम जो पावर है उसका गुणनफल। तो मैक्सिमम पावर हमारा क्या है? 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2। ये क्या हो गया हमारा? 2 का पावर 2 क्या हुआ? 4। ये 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या हो गया? 36। यानी कुल क्या हो जाएगा? दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो गया कि दोनों फिर अपने इनिशियल जगह पर प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे 36 मिनट बाद। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली खत्म होता है। अगले क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।